मेरा नमस्कार। मैं हूं सौरभ शर्मा और कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे साथ कौन बैठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। आज आप इनसे समय मांगा, समय मिला तो सोचा आज लंबी बात हो। सर आपसे स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू। क्योंकि 5 राज्यों का इलेक्शन के बाद बहुत शोर हुआ, आपकी भी सरकार पंजाब में अब सेटल हो रही है, यूपी को लेकर बहुत शोर था। तो अब हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले तो जो ये फिनोमिना पंजाब में आम आदमी पार्टी का देखने को मिला है, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है कि ये कैसे हुआ कि आपको 117 में से 92 सीटें मिल गई। तो पंजाब में आप अपनी पार्टी के लिए ऐसी जीत एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बिल्कुल साफगोई से बताएंगे, या आपकी उम्मीद से भी ज्यादा है? नहीं, हमारी उम्मीद से भी काफ़ी ज़्यादा है। और दो तीन चीज़ें हुई। एक तो जितने मौजूदा बड़े नेता थे सभी पार्टियों के, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, सारे हार गए। और जितना भारी बहुमत ने जनता ने दिया, वो ये दिखाता है कि देश की जनता बदलाव चाहती है। और 75 साल हो गए आज़ादी को। जो लोग हमारे बाद आज़ाद हुए, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ध्वस्त हो चुके थे, वो आज हमसे कहीं आगे, जापान, जर्मनी, सिंगापुर 60s में आज़ाद हुआ, वो हमसे कहीं आगे पहुंच चुके हैं। हम पीछे क्यों रह गए? 75 साल में हम अपने देश के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छे अस्पताल नहीं दे पाए, अच्छी दवाइयाँ, सड़कें, मूलभूत चीज़ें वो भी नहीं दे पाए। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, दुनिया मार्स पे दूसरे ग्रहों पे जा रही है, हम बेसिक चीज़ों के साथ जूझ रहे हैं आज। आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल के 7 साल के अंदर दिल्ली में जो काम किया है, वो एक देश के लोगों को एक बड़ी उम्मीद दे रहा है कि यार ये लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं, देशभक्त लोग हैं और ये लड़के कर सकते हैं। उसी का नतीजा था कि पंजाब के अंदर इतना भारी बहुमत मिला और देश के बाकी लोग भी एक उम्मीद से अब आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। केवल एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए, पंजाब में जीत इनकी क्यों ऐतिहासिक है सही मायनों में, आप देखें तो भारत में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट, इनको छोड़ दें, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने एक से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाई हो। तो ये आपके लिए, और इसमें खास आम आदमी पार्टी इसीलिए कि आपकी पार्टी ये भी 10 साल की है। तो 10 साल में आपने वो काम किया जो 70 साल लगे और लोगों को करने में और पार्टियों को करने में, ये और बड़ी बात है। तो ये 10 साल जो है, ये इस जो रफ्तार आपने पकड़ी है, ये कैसे? इसीलिए वही मैंने बताया कि केवल मात्र 10 साल के अंदर अगर पार्टी को दूसरे राज्य के अंदर भी लोग सत्ता में लेके आ रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा, नाराजगी है, अभी तक लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि क्या करें। पहले पंजाब की बात करते हैं। आपको दिल्ली में हमेशा आपको ये शिकायत रही, जो सही भी थी, कि भी एक सही मायनों में एक फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, बहुत से अधिकार आपके पास नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आपको पंजाब में वो मिलेगा, लेकिन पंजाब में दिल्ली से बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं आपके सामने। कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब, बेरोजगारी हद से ज्यादा, नशे में डूबा हुआ है पंजाब का नौजवान। ये इन सारी चीजों से आपको पार पाना है। क्यों था ये? क्योंकि जो पहले की सरकारें थी वो इन सारे गलत लोगों के साथ मिली हुई थी, उनकी सहमति से या उनके संरक्षण के अंदर सब कुछ चल रहा था। नशा ही ले लो आप, नशे के जैसी ही बात करते हैं पंजाब के अंदर पता चलता है, और ये वाला बड़ा नेता भी मिला हुआ है, ये वाला बड़ा नेता भी मिला हुआ है, ये वाला बड़ा, बिना, अब आपने पहचान लिया? सबको पता है, सबको पता है। एक तो अभी जेल में भी हैं। मेरा ये कहना है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लिए इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा किसी भी स्टेट में बिक नहीं सकता। फर्क नीयत का है, हमारी नीयत साफ है। इसीलिए जब हमारी नीयत साफ है, हम इनके साथ मिलके गलत काम नहीं करते, इनको पकड़ेंगे, एक तरफ इनको जेल में भी डालेंगे, बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर कई गैंगस्टर जो हैं वो जेलों से चलाते हैं। अब वीडियो आते हैं उनके, हमारी उनसे कोई सांठगांठ नहीं है, हमारी उनसे कोई सेटिंग नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे चलाएंगे वो। नीयत साफ है हमारी। आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसके 3 स्तंभ हैं इंपॉर्टेंट। एक है कट्टर देशभक्ति, कुछ भी हो जाएगा देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक है कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। और तीसरा इंसानियत। इन 3 स्तंभों को कूट कूट के हमने अपने लोगों में भरा है। भगवंत मान जी ने पिछले, जब से वो बने हैं, 15 दिन के अंदर जो निर्णय लिए हैं, लोग
पंजाब के अंदर लोग दांतों में उंगली दबा रहे हैं कि यार ये ऐसे भी चल सकती है सरकार। 15 साल में 20 साल में इन लोगों ने जो काम नहीं किया, 15 दिन के अंदर उन्होंने एंटी करप्शन अनाउंस किया, जो हमने दिल्ली में किया था पहले। हेल्पलाइन नहीं कहूँगा, एक्शन लाइन है वो। दिल्ली में जैसे हमने किया था, वहाँ भी अनाउंस किया कि कोई अगर आपसे किसी दफ्तर में जाओ रिश्वत मांगे, मना मत करना, जेब में हाथ डालना। ये वीडियो आते हैं सच में आपके पास? मैं क्योंकि समझ नहीं पाता कभी कि भाई पंजाब इतना बड़ा सूबा है, गांव कस्बे शहर हर जगह से आप वीडियो मंगा रहे हैं, वीडियो कहाँ जाते हैं, कौन उनको देखता है, एक्शन कैसे होता है? पुलिस वाले देखते हैं। एक विजिलेंस वाला जो एंटी करप्शन विंग है पंजाब का, उसके पास सारे वीडियो आते हैं। कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डर पैदा हो गया पूरे सिस्टम में कि मेरी रिकॉर्डिंग हो सकती है, आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के जरिए 2-4 रिपोर्टर्स को पूरे पंजाब में भेजिएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस के वो पैसे ऑफर करने की कोशिश करें कि यार मेरा ये काम पेंडिंग का कर दो। पैसे लेने बंद कर दिए वहाँ पे सबने। 10 दिन के अंदर करप्शन पे इतना बड़ा वार हमने 49 दिन में जैसे किया था दिल्ली में, बड़ी बात है। अगर हम 10 दिन में करप्शन एक आम आदमी के लेवल पे खत्म कर सकते हैं, ये पार्टियां नहीं कर सकती थी अभी तक। 70 नहीं, इस पर तो आप गुजरात गए थे, आपने वहां भगवंत मान जी के सामने कहा 10 दिन में उन्होंने करप्शन खत्म कर दिया। लोगों ने आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने इसका मजाक उड़ाया कि कैसे किया 10 दिन में, बताइए क्या सबूत कर दिया? आप जाके देखो, मैं तो इन्वाइट कर रहा हूँ आपको। आज आप अपने 2-4 रिपोर्टर्स, आपके तो वहाँ लोकल रिपोर्टर्स हैं, स्टिंगर्स हैं, उनको बोलो कि किसी भी रजिस्ट्रार के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में, पुलिस थाने में, कहीं भी जाके और वो कुछ काम पैसे देके कराने की कोशिश करें। पैसे नहीं ले रहे लोग, क्यों नहीं ले रहे, समझने की कोशिश करें। क्यों? पहले पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता था तो नीचे सारा, तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो ऐसा बनाया जाता था कि किसी को कोई फैसिलिटेट करना है, नीचे पैसे लेने दो, तो सारा इस डिपार्टमेंट से भी, उस डिपार्टमेंट से भी, पुलिस से भी, तहसीलदार से भी, इससे भी सारा पैसा इकट्ठा करके ऊपर तक जाता था। अब हमारे भगवंत मान भी पैसे नहीं लेते, मैं भी पैसा नहीं लेता, मंत्री भी पैसे नहीं लेते, एमएलए भी पैसे नहीं लेते। वहाँ पे तहसीलदारों की मीटिंग हुई है अभी पंजाब में, उन्होंने कहा भाई अब नीचे से भी नहीं लेना और ऊपर भी नहीं पहुँचाना, ऊपर पहुँचाने की जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं मांग रहा, तो पैसे लेने बंद हो गए। ये शुरुआती डर होता है, अब मैं आपके दिल्ली के एक्सपीरियंस से पूछना चाह रहा हूँ, या ये कंटिन्यू करेगा? अब इसमें सिस्टमिक चेंजेस करने पड़ेंगे, वो करेंगे आने वाले दिनों में। 2-3 और उन्होंने ऐलान किए। एक उन्होंने कहा कि 25,000 नौकरियां, इस टाइम पूरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उन्होंने आते ही 25,000 नौकरियां सरकारी निकाली हैं। 1 महीने के अंदर वो उसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। दिल्ली में हमने 20 लाख नौकरियों का रोजगार का बजट दिया है। कोई है पूरे देश में एक भी पार्टी की सरकार जो रोजगार की बात कर रही है? रोजगार की याद इनको केवल चुनाव के पहले आती है। चुनाव के पहले सारी पार्टियां जो है वो कहती है हमारे को वोट दो। बात करते हैं, जैसे बीजेपी है, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर की बात की थी, तो रोजगार पे वो आए, तो सवाल ये कि डिलीवर कितना हुआ, ये सवाल है। हमने चुनाव के बाद बात की है रोजगार की, उन्होंने चुनाव जीतते ही 25,000 नौकरियां 10 दिन में निकाल दी। हम लोगों का भी बजट है, ये चुनावी स्पीच नहीं थी जो असेंबली में दी थी कि 20 लाख रोजगार, और पूरा डिटेल्ड प्लान दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने जितने कच्चे एम्प्लॉयज थे उनको पक्का करने का ऐलान किया। अभी मई में, जून में जब भी उनका बजट सेशन होगा उसमें कानून लाया जाएगा सारे कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करने का। पंजाब में जैसे हम बात करते हैं कि शुरुआती डर एक होता है, लेकिन बहुत लोग जमे जमाए होते हैं। आपके जो पुलिस के लोग होंगे, सीनियर अफसर होंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो वहां पर लोग होंगे, इनको कैसे हिलाएंगे, कैसे जगाएंगे? वो समय लगता है, थोड़ा सा मतलब समय लगता है। मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने लगेंगे। पता चलता है ये इसका आदमी था, इसकी इस माफिया के साथ सांठगांठ है, इसको यहाँ से पैसे आते हैं। वो ओवर 2 महीने में पता चलता है, फिर उनको हटा के अच्छे लोगों को लाया जाता है। आपके पास पैसे हैं पंजाब में काम करने के लिए? जो आज हमने बजट टेक ओवर किया है, इसके ऊपर वो बता रहे थे भगवंत जी की वाइट पेपर भी लेके आएंगे। 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ये पैसा गया कहाँ? पिछले 20-25 साल में आप देखो, कोई नए स्कूल नहीं बने, कोई नए अस्पताल नहीं बने, कोई नई सड़कें नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। तो ये 4 लाख करोड़ कहाँ गया? ये सारा जनता के सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने दिल्ली की सरकार संभाली थी, दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था, दिल्ली का बजट घाटे में चलता था। शीला दीक्षित जी के पास कोई भी काम कराने जाता था, वो कहती थी सरकार घाटे में, पैसा नहीं है। सब बदल गया, अब सरकार फायदे में चल रही है। हर साल हम नफ़े का बजट देते हैं, पुराने सारे लोन खत्म हो गए।
अब पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो कभी नहीं कहता हमारे पास पैसा नहीं दिल्ली है। सरकार में कोई कर्ज नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, सब कुछ फ्री करने के बाद भी। सब कुछ फ्री करने के बाद भी। तो कहां से आया पैसा आपके पास? ईमानदारी। आपको यकीन नहीं होगा, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा सरकारों के अंदर भ्रष्टाचार है, लूट लिया इन पार्टियों ने मिलकर 75 साल में। पैसे की कमी नहीं है सरकारों में, बहुत पैसा है, हर चीज में हमने पैसा बचाया है, हर चीज में। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक वो ब्रिज बनाया हम लोगों ने वजीरपुर वाला, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 150 200 करोड़ में कंप्लीट कर दिया। हर चीज में हम पैसा बचा रहे हैं, जो रिश्वत का पैसा पहले होता था वो सारा बच रहा है। अच्छा, आपके कैंपेन में जब आप जाते हैं किसी भी नई जगह पे, तो आप कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। एक गारंटी आपकी पूरी नहीं हुई है पंजाब में अभी। आपने कहा था सरकार की पहली कलम से 300 यूनिट बिजली माफ, कलम चल गई, वो हुआ नहीं। इंतजार कीजिए, जल्दी होने वाला है, ये होगा। हाँ जल्दी होने वाला है, इंतजार कीजिए आप। अच्छा चलिए, तो ये पंजाब के लोगों के लिए एक आश्वासन जो है वो दे रहे हैं। पैसे की बात थी, भगवंत मान जी ने यह अपील की कि केंद्र सरकार हमको 50,000 करोड़ रुपए 2 साल तक के लिए एक पैकेज चाहिए पंजाब के लिए। तो लोगों ने उनका पुराना वीडियो निकाला, जैसे अभी आप कह रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि भाई पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, बस ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन आज उनको मदद मांगनी पड़ रही है। मांगेंगे तो रियलिटी पे बात करें कि भाई हाँ, जरूरत भी पड़ती है। हमने जनता को वादा किया था ये सारे काम करेंगे, वो हम करेंगे। और मैं खुल के कह रहा हूं कि जो जो हमारी गारंटी है ना करें तो अगली बार वोट मत देना। पैसा कहां से लाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, कहीं से भी लाएं। ये मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, केंद्र के पास भीख मांगने। अरे केंद्र का पैसा तो हमारा ही पैसा है, केंद्र का पैसा किसी के पिताजी का पैसा, वो बिल्कुल आदमी एक मिनट, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है केंद्र का पैसा। हम ही तो टैक्स देते हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर से, दिल्ली से 1,80,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले। अब केंद्र का ये तो बीजेपी का पैसा है, ये तो हमारा पैसा है। अरे आपका पैसा कहां से हो गया? दिल्ली वालों का पैसा है यार, कैसे कह सकते हैं? ये तो लोगों का पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है। हम मांगेंगे, केंद्र से भी मांगेंगे, इससे भी मांगेंगे, उससे भी मांगेंगे, सबसे मांगेंगे वो, और जनता के लिए काम करेंगे, घर नहीं लेके जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। केजरीवाल जी, प्रॉब्लम वो नहीं है, वो पैसा तो हर, चाहे यहाँ देश में कहीं भी पैसा हो, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। बिल्कुल। लेकिन वो कि आप कहते हैं आपके आलोचक कि बड़े बोल ना बोले ना फिर इतने ना, कि नहीं हम सब कुछ कर लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं है। करके दिखाएंगे, कहीं से लाएं पैसा, बेग बोरो स्टील भी जो मर्जी करें जनता के लिए, जनता के सारे काम करके देंगे। जनता के लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल भी ठीक करेंगे, बिजली भी मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए भी सब करेंगे। अच्छा, पंजाब में जब कैंपेन भी चल रहा था उस वक्त भी ये बातें कही जाती थी, और आपकी सरकार बनने के बाद बहुत से राजनीतिक लोग ही मैं कहूंगा ये डर दिखाते हैं कि भाई बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, हमारी पाकिस्तान के साथ इतनी सीमा लगती है, और इसमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इससे कॉम्प्रोमाइज कभी किसी सूरत में ना करे। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, जो बातें कही जाती थी कि भाई अलगाववादियों के साथ और फलानों के साथ आप सॉफ्ट हो जाते हैं, आपकी पार्टी सॉफ्ट हो जाती है उनके प्रति, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों की सेटिंग थी, नशा उधर से कैसे आता है, बॉर्डर पार से नशा कैसे आता है? जब तक इस तरफ का कोई ना कोई बड़ा आदमी बिका हुआ ना हो, बॉर्डर से नशा कैसे क्रॉस कर सकता है? जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे तो बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि कस्टम के अंदर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज हुए थे, जिसकी वजह से RDX जो है वो देश के अंदर आया। अगर रोज बेसिस पे अगर नशा पंजाब में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं तो कोई कॉम्प्रोमाइज है। इसीलिए केवल और केवल आम आदमी पार्टी, जो कट्टर ईमानदार है, जो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, देश के हितों में, केवल वही अच्छी सरकार दे सकती है, वही बॉर्डर की सुरक्षा दे सकती है। 2 सवाल पंजाब पे, फिर मैं आगे और विषयों पे बढ़ता हूँ। एक तो ये बताएं, हमारे यहाँ ये एक प्रॉब्लम देखी गई है हर सरकार में, जो नई सरकार आती है वो अपने कैंपेन में बड़े बड़े आरोप लगाती है कि ये चोर है, ये डकैत है, इसने इतना खा लिया, इसने लूट लिया। सरकार में आने के बाद वो जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता कभी भी। अब ऐसे ही पंजाब है, पंजाब में जो ये बैठी हुई हमारी राजनीतिक और जो राजनीति के धन्ना लोग थे, जिनके ऊपर आपने भी इल्जाम लगाया, इनका कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पहली चीज, इस बार हमने बिल्कुल पॉजिटिव कैंपेन किया है। वो मेरे को गालियां देते थे सारे पार्टी के लोग, रोज सुबह से शाम तक केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, भगवंत मान ये, भगवंत मान। हमने किसी को गाली नहीं दी। पर करप्शन है तो आपने माना। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ।
हमने लोगों को कहा कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अस्पताल बनाएंगे, आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा, इसी की बात की हमने। दूसरी चीज़, हम यहाँ लोगों को विच हंटिंग करने नहीं आए, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी गलत चीज़ें मिलेगी उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। अगर किसी का कोई भी सबूत मिलेगा, किसी के खिलाफ कोई भी सबूत मिलेगा, उसमें चाहे कोई कितना भी बड़ा कोई क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। आखिरी सवाल पंजाब पे ये सवाल है कि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। अभी तक आपको क्या लगा 15 दिन में? सारे निर्णय वो ले रहे हैं, हमें क्या पता निर्णय बताए कहां से जा रहे हैं। जनता के भले के निर्णय है ना, जनता को अपने काम चाहिए। अब आपके और राज्यों में जो प्लान्स हैं और देश की राजनीति में आपके आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है उस पर बात करना चाहता हूं। अभी आप गुजरात गए थे, आप गुजरात को अपने लिए राजनीतिक तौर पर एक फर्टाइल स्टेट देख रहे हैं, तो आप वहां गए, अभी आपका अनुभव क्या है और आज की तारीख में एक्सपेक्टेशंस क्या है? वहां पे 27 साल हो गए बीजेपी को राज करते करते। लोगों के अंदर जो भावना है कि बीजेपी में अहंकार बहुत आ गया, बीजेपी किसी की सुनती नहीं है, वहाँ पे जनता की सुनती नहीं है। वहाँ पे ऐसी सरकार चाहिए जो जनता की सुने। आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार देगी जो जनता की सुनती है और जिसमें अहंकार नहीं है। दिक्कत औरों को ये हो जाती है कि एक बार आप कहते हैं एक मौका, फिर दूसरे को मौका नहीं लेने देते, जैसा आपने दिल्ली में किया है। क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं। अच्छा ठीक, आप गुजरात की बात हो रही, देखिए गुजरात में क्यों, पूरे देश में राष्ट्रीय राजनीति में 3 फैक्टर हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी। एक और है। क्या? राहुल गांधी। नहीं, आप नहीं मानते? देखिए, आप नेता हैं, आप कहिए अपनी बात। पहली बात ईमानदारी की बात आपने की, आप नहीं मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं? आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार नहीं है। क्या? मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, उनके सिस्टम की बात कर रहा हूं। बीजेपी की आज जहां जहां सरकारें हैं उनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। मध्य प्रदेश ले लो, व्यापम स्कैम कितना बड़ा स्कैम है, उसके बावजूद भी जो असली मास्टरमाइंड थे वो आज खुलेआम घूम रहे हैं। इनके ऊपर राफेल स्कैम का आरोप लगा, व्यापम का आरोप लगा, सहारा बिड़ला डायरियों के आरोप लगे, इनके ऊपर विजय माल्या को भगाने का आरोप लगा। उससे आप कंट्रास्ट कीजिए हमारी सरकार। हमारी सरकार 2-3 साल पूरे होने के बाद केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया, शुंगलू कमीशन। उसमें 3 बड़े बड़े रिटायर्ड IAS अधिकारी रखे, शुंगलू साहब जिन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाला निकाला था। उन अफसरों ने हमारी हमारा जितने साल की सरकार चली थी सारी फाइलें, लगभग 450 फाइलें जिस पे मेरे दस्तखत थे, सारी फाइलें मंगाई, सारी फाइलों का गहन अध्ययन किया कि कुछ निकले इनके खिलाफ। क्लीन चिट दे दी उन्होंने 7-8 महीने काम करने के बाद। फिर इन्होंने मेरे ऊपर CBI की रेड कराई, मेरे दफ्तर के ऊपर CBI की रेड कराई, मेरे घर में बेडरूम तक घुस गई दिल्ली पुलिस। उनको लगा कि शायद कच्चे कागज जो वो शायद बेडरूम में ही होते होंगे, कुछ नहीं मिला उनको। तो मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ बीजेपी वालों से, प्रधानमंत्री जी से, कि अरविंद केजरीवाल देश का सबसे कट्टर ईमानदार, और आम आदमी पार्टी, इन्होंने सत्येंद्र जैन पे रेड करा ली, मनीष सिसोदिया पे रेड करा ली, हमारे 20 MLAs के ऊपर केस कर लिए, सारे बरी होके आ जाते हैं कोर्ट से। तो इनसे सर्टिफिकेट मिला हमें। सर्टिफिकेट तो कट्टर ईमानदार सरकार है, गलत काम नहीं करते, देश के लिए सर्टिफिकेट वो भी लेके घूमते हैं। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे यूपी में करिश्मा हो गया होगा। हम ये नहीं मना कर रहे, वो तो राजनीति है, वो तो इलेक्शंस हैं। सर, यूपी के लोगों ने भरोसा किया होगा ना, विश्वास किया। उसके कई कारण होते हैं। देखिए, चुनावों में जीतने के कई कारण होते हैं। एक बड़ा कारण कहा जा रहा है कि भाई ऑपोजिशन सारा तितर बितर है, ऑपोजिशन में कुछ नहीं बचा है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। यूपी में ऐसा नहीं है अरविंद जी, यूपी में तो सारा एंटी बीजेपी वोट एक ही तरफ गया, अखिलेश जी को ही गया, कंसोलिडेटेड वोट है वो भी। पंजाब में बीजेपी को कितनी सीट मिली? पंजाब में वो कहते हैं प्लेयर रहे नहीं कभी, अभी तक तो पहले तो थे अकाली और बीजेपी मिलके, छोटे भाई थे उसमें, तो छोटे और बड़े भाई दोनों को कुछ नहीं मिला, बड़ा भाई भी गया, सभी यहाँ भी गया। देखिए, मोटे मोटे तौर पे मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। मेरे सामने, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मेरे सामने देश है। या तो ये पार्टियां अपना रवैया बदल लें, और या अब आम आदमी पार्टी आ गई है। आम आदमी पार्टी से देश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। एक छोटी सी पार्टी, हमारे पास क्या है? ना पैसा, ना आदमी। 10 साल के अंदर अगर 2 राज्य के लोगों ने आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है,
तो इसका मतलब लोग बदलाव चाहते हैं। लोग कह रहे हैं भाई जो मौजूदा राजनीति है ये हमें पसंद नहीं है, अहंकार की राजनीति, नफरत की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, लोग इसे बदलना चाहते हैं। आप पर आरोप यह लगा कि आपने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का मजाक उड़ाया। बीजेपी ने ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को एक फिल्म के पोस्टर लगाने का काम दे दिया, इसलिए थोड़ी बीजेपी वाले राजनीति में आए थे। इस पे हंस रहे थे हम लोग। हिंदुत्व एक बाइंडिंग फोर्स है बीजेपी के लिए, और वो बाइंडिंग फोर्स काम करती है नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। ऐसा बाइंडिंग फैक्टर, उसकी काट क्या है आपके? उसकी काट है देशभक्ति, भारतीयता। हमारे लिए सारा भारत एक है, हम देश के लिए लड़ते हैं। हम जब स्कूल बनाते हैं उसमें सभी धर्मों के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, सभी जाति के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तभी देश की तरक्की होगी। हम जब अस्पताल बनाते हैं उसमें सबका इलाज होता है, बीजेपी वालों का भी इलाज होता है, हिंदुओं का भी इलाज होता है, मुसलमानों का भी, क्रिश्चियंस का भी, सिखों का भी, कांग्रेस वालों का भी वहाँ इलाज होता है। हम बिजली 24 घंटे करते हैं, सबके घर में 24 घंटे बिजली आती है। तरक्की तो तभी होगी, तरक्की देश को बांटने से थोड़ी होगी। वो कहते हैं हिंदुत्व की बात करना एक टैबू था इस देश के अंदर, बीजेपी ने वो बदला है कि भाई हिंदुओं की बात क्यों नहीं होगी। मैं कंट्रोवर्सी पे आ रहा हूं, दिल्ली में जो हुआ एक फिल्म, शिक्षा के ऊपर तो बात करते ही नहीं है ये लोग। आज तक 75 साल की भारत, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को एक इंसिडेंट बता दो जब किसी पार्टी ने चुनाव के पहले ये कहा हो मैं तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा इसलिए वोट दे दो। किसी ने कहा? किसी ने ये कहा कि मैं दिल्ली में अच्छे स्कूल बना के आया हूं इसलिए पंजाब में वोट दे दो, गुजरात में वोट दे दो, जाके देख लो, अगर स्कूल अच्छे नहीं लगे तो वोट मत देना? किसी ने कहा? ये बड़ी बात है। देश की तरक्की इसी से होगी, देश की तरक्की आपस में लड़ाई झगड़े कराने से मैं नहीं दिल्ली के मॉडल पे आऊंगा अभी इसके बाद, लेकिन मैं जो बात कह रहा था, देखिए ये माहौल तो आज देश के अंदर है। अगर किसी नेता के लिए एक परसेप्शन ये बन जाए कि, मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूं कि ये कहीं से भी या तो प्रो मुस्लिम दिखाई दे रहा है या कहीं कहीं ये एंटी हिंदू या हिंदू की बात खुल के ना करने वाला, ये टैग अगर लग जाए तो आज राजनीति में उसको नुकसान है। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, उसको बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बहुत कुछ बोला, कहा सबको देखनी चाहिए, ये देश की हकीकत है, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो हुआ, बीजेपी के राज्यों में टैक्स फ्री हो गई, आपने नहीं की। सवाल वो नहीं था कि आप टैक्स फ्री करें या ना करें, आप पर आरोप यह लगा कि आपने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का मजाक उड़ाया। आपने पूरी स्पीच सुनी? मैंने कुछ हिस्सों में सुनी है, एक साथ तो पूरी नहीं सुनी। कहीं उसमें कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया? मेरे सामने बीजेपी वाले बैठे थे सारे, वो भी ठहाके मार मार के हंस रहे थे। हम किस चीज का मजाक उड़ा रहे थे? हम मजाक उड़ा रहे थे कि बीजेपी ने ऊपर से नीचे तक सारे नेताओं को एक फिल्म के पोस्टर लगाने का काम दे दिया, इसलिए थोड़ी बीजेपी वाले राजनीति में आए थे। इस पे हंस रहे थे हम लोग। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? वीपी सिंह की सरकार, समर्थन भाजपा का। भाजपा ने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया इस मुद्दे पे? नहीं लिया, सही बात है। तो अभी नौटंकी क्यों कर रहे हैं ये? मैं कश्मीरी पंडितों से बात कर रहा हूं, उन्हें गुस्सा आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि 32 साल के अन्याय के बाद आप हमें रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं कह रहे, आप कह रहे हो तुम्हारे लिए फिल्म बना दी, फिल्म देख लो। इससे ज्यादा जले पे नमक कोई छिड़क सकता है? शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। सर, फिल्म बनी, फिल्म आपसे डायरेक्टर ने बनाई, एक आदमी इंडिविजुअल, उसने फिल्म बनाई। अब वो फिल्म अच्छी या बुरी, मैं सिनेमैटिक व्यू से कह रहा हूं, वो अलग दीगर बात है। उन दावा यह है कि उस फिल्म में जो दिखाया गया वो सारे इंसिडेंट्स सही हैं, वो फैक्चुअल है, ऐसा ही हुआ है वहां पर। मैं सहमत हूं, मैं ये मना ही नहीं कर रहा। आपने कहा ये झूठी फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो गलत इंटरप्रेट किया गया। मेरा ये कहना है, मेरे लिए फिल्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट है। मैंने दिल्ली के अंदर जितने कश्मीरी पंडित वहाँ से आए थे 1993 में, कईयों ने आके यहाँ पे हमारे स्कूल ज्वाइन की एज टीचर्स, वो अभी तक कच्चे चल रहे थे। 93 से लेके अभी तक कच्चे चले आ रहे थे। बीच में दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने कुछ नहीं किया उनके लिए। हमारी सरकार ने आके उन टीचर्स को पक्का किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पक्का किया। 93 से लेके आज तक उनको सारे उनके ड्यूज दिलाए। वो कह रहे हैं कि ये आपने तो उसमें रोड़े अटकाए, मैंने देखा कि हाई कोर्ट की सिंगल जज की फिर डबल, वहां फैसला आ गया, आपने फिर चैलेंज किया, फिर डबल बेंच बनी, उसमें आपने चैलेंज किया, वहां से भी फैसला आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया, आपने वहां भी चैलेंज किया। हमने कैबिनेट में 2017 में प्रस्ताव पारित करके इनको पक्का कर दिया। उस निर्णय को एलजी ऑफिस ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया।
क्योंकि सर्विसेज हमारे पास नहीं है। आपकी गवर्नमेंट ने नहीं। हमने मतलब दिल्ली में एलजी एक अलग वो है, हमारी चुनी हुई सरकार अलग है। चुनी हुई सरकार ने 2017 में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इनको पक्का कर दिया। मनीष सिसोदिया जी प्रस्ताव लेके आए, पक्का कर दिया। एलजी ऑफिस ने, क्योंकि सर्विसेज एलजी साहब के पास है, एलजी ऑफिस ने उस कैबिनेट के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। परसेप्शन फिर ये बन गया कि ये झूठ बोलते दिल्ली हैं ना। सरकार ने, कि अरविंद केजरीवाल ने चैलेंज किया। झूठ बोलते हैं ये लोग, पूरी मशीनरी इनकी झूठ पे चलती है। आपको मैं वो दे दूंगा जिसमें एलजी साहब ने उसमें लिखा हुआ है कि MHA हैज सेड दैट कश्मीरी पंडित शुड नॉट बी ट्रीटेड सेपरेटली, दे कैन नॉट बी रेगुलराइज्ड। मैं आपको पैराग्राफ दे दूंगा एलजी साहब की जो रिपोर्ट है। उसके बाद एलजी साहब ने सिंगल बेंच में ये लोग जीत गए, फिर डबल बेंच में गए, फिर मेरी छोड़ो, जिस दिन ये कंट्रोवर्सी हुई कश्मीरी पंडितों ने यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केजरीवाल ने हमें मदद की थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं दिखाता, इनका झूठ सारे दिखा देते हैं। फाइनली इस पर एक सवाल, मेरा मोटा मेरा ये कहना है कि केजरीवाल को देश के लोगों से प्यार है, केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों से प्यार है, केजरीवाल कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इन लोगों को पिक्चर से प्यार है, पिक्चर इनको मुबारक, कश्मीरी पंडित हमें मुबारक। कश्मीरी पंडितों का सच लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन उनके सच, उनको क्या फायदा हो रहा है? उस पर राजनीति कर रहे हो यार। 32 साल हो गए, तुम कर क्या रहे हो उनके लिए? शर्म आनी चाहिए तुमको। सारी सरकार तुम्हारी बैठी है, तुम कह रहे हो पिक्चर देख लो। आप कश्मीरी पंडितों से जाके एक क्वेश्चन, एक सर्वे करा लो, आज आपको रिहेबिलिटेशन चाहिए कि पिक्चर चाहिए? एक ही क्वेश्चन पूछो कश्मीरी पंडितों से, सबसे सर्वे करा लो, आपको पिक्चर चाहिए कि रिहेबिलिटेशन चाहिए? पूछ लो उनसे। चले ठीक है, मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अब दिल्ली में इसी मुद्दे पर आपके घर पर एक हमला हुआ, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे, और आपने मनीष सिसोदिया जी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी वाले कि आपको चुनाव में नहीं हरा पाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल की जान लेना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगा, क्योंकि आप सच में मानते हैं कि आपकी जान लेने आया था कोई वहां पर? आपने वीडियो देखा था? मैंने देखा, बैरियर पर लात मारते हुए, बैरियर कैसे यहां तक कैसे पहुंच गए आप? ये तो सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री के दरवाजे तक कोई कैसे आया? कैसे आ गया वो तो उन्हीं से पूछो, मैं क्या बताऊं। दीवार पे चढ़ गए, अंदर मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं भी नहीं था घर में, मेरी वाइफ भी नहीं थी, अंदर मेरे बूढ़े माँ बाप थे। छोड़ो मुख्यमंत्री, क्या किसी इस देश के नागरिक को इतनी भी सुरक्षा नहीं है उसके घर की दीवारों पे कोई चढ़ के और अंदर कोई भी घुस जाएगा? मुख्यमंत्री तो छोड़ो यार, ये तो किसी भी नागरिक की सुरक्षा का सवाल है। ये क्या है? इस किस्म की गुंडागर्दी से क्या देश आगे बढ़ सकता है? मेरा तो केवल ये सवाल है। केजरीवाल छोड़ो, केजरीवाल मर भी जाएगा, मेरी जान हाजिर है यार देश के लिए। मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, देश के लिए काम किया है। मेरी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी जान इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मर भी जाऊंगा, मैं देश के लिए मरने को तैयार हूं। क्या इस किस्म की गुंडागर्दी से 21वीं सदी का भारत बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेगी, हमें विकास करना पड़ेगा इस देश का, तब देश आगे बढ़ेगा। नहीं, गुंडागर्दी कहले समझ में आता है, लेकिन कोई वाकई में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जान लेने आया उनमें से? जब ये बात आप कहते हैं या कोई और कहते हैं आपकी पार्टी में लोग, तो ऐसा लगता है कि ये सिंपैथी गेन करना या एक पॉलिटिकल स्टांस लेना है, एक इशू क्रिएट करना है। अब कौन क्यों आपको आपकी जान क्यों लेगा? वो उनसे पूछो यार, उनसे पूछो जो हमारे ऊपर इतने हमले। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से हमले किए गए? ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। कभी कोई इंक फेंक देता है, कभी कोई, तो ये क्या कर रहे हैं? ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब भी इनसे पूछो कि हमारी पावर है, इन्होंने एमसीडी के चुनाव टाल दिए। इनसे पूछा भी एमसीडी की हमारी पावर है। अरे तुम्हारी पावर तुम्हारी को सेवा करने को दी है यार, मिसयूज करने को नहीं दी। देश की तरक्की करने को पावर दी है, जनता का काम करने को पावर दी है। ये अहंकार करने को पावर है, हमारी पावर है। कुछ भी गलत करेंगे, हमारी पावर है, हमारे पास पावर है। ये कहां का अहंकार है यार? एमसीडी के चुनाव इन्होंने क्यों टाले बताओ? कोई कारण है? इसीलिए क्योंकि सारे सर्वे दिखा रहे थे ये चुनाव हार रहे हैं। वो एक मेरे को व्हाट्सएप आया किसी का, वो कहता है जी मोहल्ले के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो क्रिकेट खेलने में वो जो नटखट बच्चा होता है मोहल्ले का,
जब वो बैटिंग कर रहा है, आउट हो जाता है, तो वो बैट बल्ला विकेट सब लेके घर भाग जाता है। ऐसे ही दिल्ली में मोदी जी ने कर दिया। जब पता चला कि चुनाव हार रहे थे, बैट बल्ला गिल सब लेके घर भाग गए, बोले चुनाव ही नहीं होंगे। चुनाव तो उनको कराने पड़ेंगे, माहौल 1-2 महीने में तो नहीं बदलेगा बहरहाल। लेकिन आपने जो विषय छेड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वाले ये महसूस करने लगे हैं कि ये जो एमसीडी में बीजेपी और सरकार में आप, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन है, ये अब इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ रहा है। यहां चले जाओ, ये सड़क किसकी है? एमसीडी की है। ये किसकी है? ये पीडब्ल्यूडी की है। ये किसकी है? सीपीडब्ल्यूडी की है। एक शहर 3-3 एजेंसियां, 3-3 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, यही नहीं पता चलता कौन किसका काम करेगा। सारा हमें दे दो ना भाई। 15 साल उनको देख लिया, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप दिल्ली में ही देख लो, अभी हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कोई कसर छोड़ी उन्होंने लूटने में एमसीडी को। कूड़ा कूड़ा चारों तरफ, कूड़े के पहाड़ बना दिए। सर वो शर्मनाक नहीं है दिल्ली देश बिल्कुल की है। राजधानी के लिए, क्या कूड़े का पहाड़ है? बिल्कुल शर्मनाक है। कैसे सुधरेगा? अब जनता उनको गुस्सा निकालना चाहती थी, वो किसके हाथ में है? वो उनके एमसीडी के हाथ में, सब जानते हैं। अब जनता गुस्सा निकालना चाहती थी, जनता कह रही थी इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल को लाएंगे, तो उन्होंने ये सारा अपना विकेट वुकेट लेके सब घर भाग गए, बोले चुनाव ही नहीं होंगे, नहीं कराते चुनाव। कुछ बोले हमारी पावर है। क्या पावर है यार ये तुम्हारी? ये काम किए जा सकते हैं, ये कूड़े के बिल्कुल पहाड़ किए, हट सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं। दिल्ली साफ हो सकती है। हमने सारी प्लानिंग की हुई थी कि अब एमसीडी का चुनाव। कभी सोचा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं? मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पहले की, जो टूटे पड़ी सारी दीवारें, जंग लगे हुए, जाले लगे हुए थे, कोई लैब नहीं होती थी। कई सारे स्कूल तो टेंट से चलते थे दिल्ली में, सब बदल दिया, शानदार सरकारी स्कूल हो गए। कोई सोच सकता था कि अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं? हमारा दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप आई थी। वो पूरी दुनिया में घूमते थे, पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं देखने गई, केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई थी। हमारे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक जो है वो यूएन के वो सेक्रेटरी जनरल देखने आए थे, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक देखने आई थी। 7 साल हो गए आपको सरकार में। अब हमें मौका अगर मिलता, दिल्ली को साफ भी करते, ये कूड़े के पहाड़ भी ठीक करते। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता है? अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो जनता तय आपकी करेगी। नजर में मेरे को क्या लेना देना है? देश के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को विजुअलाइज कर पाते हैं कभी? नहीं। 7 साल के बाद भी आप जो अपनी उपलब्धियां बताई, और मैं इस बात से सहमत हूं, आप जहां भी जाते हैं किसी भी राज्य में कैंपेन करने के लिए, आप अपनी उपलब्धियां यही बताते हैं। हमने स्कूल ठीक कर दिया, हमने अस्पताल ठीक कर दिया, बिजली मुफ्त देते हैं, पानी का बिल नहीं आता। लेकिन आज भी आपसे लोग यही पूछते हैं कि दिल्ली में आपने कौन सा नया अस्पताल बना दिया, दिल्ली में आपने कौन सा नया फ्लाईओवर बना दिया, दिल्ली में नए स्कूल कितने खोले, ये बताओ। ढेरों खुले हैं, ढेरों खुले हैं। मेरे पास अभी डेटा नहीं है, पहले बताते मैं डेटा लेके आता। अभी जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे ख्याल से 8,000 या 9,000 टोटल बेड थे सरकारी अस्पतालों के अंदर, ये डबल हो गए हैं, 16,000 17,000 के करीब है। अगले 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल से कई सारे सरकारी अस्पताल पे पैरेलल काम चल रहा है, वो सारे बन के तैयार हो रहे हैं। 16 डबल कर दी कैपेसिटी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया था, हमने 5 साल में कर दिया। सरकारी स्कूल, आपने कहा, सरकारी स्कूलों में हमने दूसरा मेथड अपनाया। उसमें क्या था कि दिल्ली में ज़मीन की बहुत कमी है और ज़मीन सेंटर के पास है, सेंटर ज़मीन देता नहीं है। हमने सोचा इनसे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे, एग्जिस्टिंग स्कूलों में जो खाली ज़मीन पड़ी थी, उसमें हमने नए ब्लॉक्स तैयार कर दिए, तो स्कूलों की कैपेसिटी बढ़ा दी। हमने 22,000 नए क्लासरूम बनाए हैं, 22,000 नए क्लासरूम। 22,000 नए क्लासरूम का मतलब है लगभग ऑलमोस्ट 1,000 नए सरकारी स्कूल, डबल हो गए। एक कमिटमेंट आपने और की है दिल्ली से, यमुना की सफाई की। कर दूंगा मैं। अगर 2025 में अगला दिल्ली का चुनाव है, आज आपके भी टीवी के मैं कई जगह बोल चुका हूँ, 2025 तक यमुना साफ ना हो, मेरे को वोट मत देना। इससे बड़ा कोई कह सकता कुछ? आप सोच लीजिए, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है, करेंगे ना, विश्वास है अपने ऊपर। दिल्ली की यमुना में कोई डुबकी लगा पाएगा? उसमें नाव चलेगी, बच्चे जाएंगे और बोटिंग करेंगे। साथ लेके जाऊंगा और हम दोनों डुबकी लगाएंगे। चले ठीक। दिल्ली पर एक आखिरी सवाल, फिर थोड़ा सी और बात आपसे करूंगा। एक कंट्रोवर्सी दिल्ली में ये चली, आपने जो ये नई आबकारी नीति जो आप लाए, कि दिल्ली में जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई, और उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं रेजिडेंशियल इलाके में खुल गई, कहीं स्कूल के नजदीक खुल गई हैं, तो और वहां जगह प्रोटेस्ट भी हुए।
आप मानते हैं कि एक प्रॉब्लम हुई है ये? नहीं, ये बीजेपी वालों के पास कुछ भी नहीं बचा। तो वो पहले दिल्ली में 850 टोटल दुकानें थी शराब की। नई नीति आने के बाद आज 550 दुकानें हैं। वो रिलोकेट हुई हैं? पूरी रिलोकेट हुई हैं। पहले क्या था कि कुछ एरियाज़ के अंदर दुकानें ज़्यादा थी, कुछ एरियाज़ में दुकानें नहीं थी, वहाँ इलीगल दारू बिकती थी। अब हमने उनको जो एग्जिस्टिंग दुकानें थी उनको बराबर बांट दिया पूरे उसमें। तो ये बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कुछ सवाल मेरे पास सोशल मीडिया से आए हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं। मैंने कुछ बहुत, अब एक तो मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ट्विटर पे, कि मैं आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूं। मुझे नहीं अंदाजा था, 6-7 हजार सवाल भेज दिए आपके लिए, लेकिन मैं नहीं देख पाया सारे। मैं अपने उन सारे व्यूअर्स से भी माफी चाहता हूं। कुछ एक सवाल है, एक ये सवाल मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप इसका बुरा मत मानिएगा। एक यूजर है जयवर्धन त्रिपाठी, प्रयागराज से हैं। मैंने कहा था कि आप शहर का नाम जरूर बताइएगा, प्रयागराज से हैं। ये आपसे पूछना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी 1 नंबर बड़े कपड़े क्यों पहनते हैं? तो थोड़ा खुला फील होता है, टाइट नहीं लगता। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि क्या उनके पास जूते नहीं है? आप अक्सर वो फ्लोटर्स में, सैंडल में दिखाई देते हैं, आज जूते पहने, उस वाले कैमरे में दिखा दीजिए जरा, दिखा दीजिए मैंने कि जूते। आज जूते पहने में। तो त्रिपाठी जी को जूते भी दिख गए, उनका जवाब भी मिल गया। ठीक है, एक सवाल आया है, ये जय भोलेनाथ है, इन्होंने जगह नहीं लिखी कहां से है। इन्होंने कहा, आपके लिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनने की इतनी लालसा क्यों है? मैंने तो कहा नहीं मेरे को प्रधानमंत्री बनने की लालसा, ना मैं, मेरे को देश की लालसा है, देश सुधारना है मेरे को। पहले एनजीओ में काम किया मैंने कई साल, दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा था मैं कई महीने तक, कि गरीब आदमी की क्या तकलीफ़ें हैं वो समझने के लिए। आज दिल्ली में जितने काम हो रहे हैं वो मुझे पता है कि एक गरीब आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है। मैं तो दिल्ली में राजनीति में आऊँगा कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था। इनकम टैक्स में कमिश्नर था, फिर देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, नौकरी छोड़ दी, दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहने लगा, राशन के ऊपर काम किया, आरटीआई कानून लाने के लिए काम किया, वो सब कर रहे थे हम लोग। फिर किस्मत का एक ऐसा, ऊपर वाले का, मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ, भगवान का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि हम सीएम बन गए। तो अब इसमें काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं वो जनता को पसंद आ रहा है। वो लोग कहते हैं कि जब तक हाथ में ताकत नहीं आती तब तक पता नहीं चलता ना कि इसका मजा क्या है। तब पहले दिल्ली में आ गए, आप पंजाब में भी आ गए हैं, तो कभी लगता है आपको कि यहाँ भी तो और आगे जाना है, फिर यहाँ उधर भी बैठना है जाके? देश को आगे जाना है। अगर मेरा, आप मेरे से पूछे मेरा सपना क्या है, अपनी ज़िंदगी में जीते जी मरने से पहले मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ। भारत में ताकत है, रिसोर्सेज हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, राजनीति खराब है। ये आखिरी सवाल से मेरे को अपने 2-3 सवाल अंतिम मिल जाएंगे इस इंटरव्यू के। फैजान अली पूछ रहे हैं मुरादाबाद से आपसे कि किसी बीजेपी शासित राज्य में केजरीवाल जी की पार्टी क्यों नहीं सीट जीत पाती? दिल्ली में तो बीजेपी का ही प्रकोप था। वो कह रहे हैं, जो आपने, कोई ऐसा राज्य बताइए जो आपने बीजेपी से छीना हो। या कांग्रेस की सरकार थी, आप आए, जिस वक्त आप दिल्ली में आए, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी, आपको गोवा में बहुत कामयाबी नहीं मिली, उत्तराखंड में आपको बहुत कामयाबी नहीं मिली, इसलिए पूछ रहे हैं। आप ही ने अभी कहा कि ये दुनिया में या देश में पहली बार हुआ कि एक नई पार्टी आई और 10 साल के अंदर 2 राज्यों में आ गई। ये बड़ी बात हुई है। मैं राजनीति में बीजेपी को हराने या कांग्रेस को हराने नहीं आया। मैं राजनीति में आया हूँ देश को जिताने और जनता को जिताने। सब जगह जाएंगे, जहाँ जहाँ लोग दुखी हैं, जहाँ जहाँ लोग बदलाव चाहते हैं, सब जगह जाएंगे। कहीं कांग्रेस की सरकार होगी, कहीं बीजेपी की सरकार होगी, कहीं किसी की सरकार होगी। आप अपने आप को अब देश की राजनीति का, सेंटर की राजनीति का भी एक विकल्प देखने लगे हैं? मैं देश के लिए, देश 75 साल में, जैसे मैंने कहा कि 75 साल में इन सारी पार्टियों और नेताओं ने मिलकर देश को लूटा है। या तो ये सुधर जाएं और मैं आपकी मदद करूंगा। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार आपकी मदद करेगी। आप लड़ो, आप जीतो, आपको जीत मुबारक। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, पहली बात तो ये माना जा रहा है इन चुनावों को देखकर खासकर कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर हो रही है या वो स्पेस छोड़ रही है, वहां आप भर रहे हैं। यानी एक ऑपोजिशन की स्पेस जहां बीजेपी मजबूत है, वहां अब अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं। जहां जहां जनता बदलाव चाहती है, वहां वहां आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, या तो ये पार्टियां धीरे धीरे बात करने लगी हैं। अब ये सारी पार्टियां हमें गालियां देती थी, अब सारी पार्टियां बिजली फ्री देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने लगे हैं ये लोग, स्कूलों की बात करने लगे। अच्छी बात है,
राजनीति की दिशा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन तेजी से बढ़े, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार। हम अच्छा खासा हम घर पे काम कर रहे थे, हमें क्या ज़रूरत थी राजनीति में आने की। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो देश की जनता खड़ी होगी, जनता बदलाव करेगी। तो हम विकल्प किसी पार्टी का विकल्प नहीं है, हम विकल्प हैं कि अगर ये पार्टियां अपना नहीं सुधार करेंगी ये सारी, तो फिर जनता बदलाव। लेकिन अरविंद जी देखिए, रियल पॉलिटिक्स में ये दिख तो रहा है ना कि आपने राहुल जी का जिक्र किया, 2014 के बाद से 8 साल में कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, राहुल गांधी की लीडरशिप में कमजोर होती जा रही है। तो लोगों को जो लोग भाजपा के साथ नहीं है उनको भी तो एक व्हीकल चाहिए ना, वो कहां जाएंगे? तो वो आपके पास आ रहे हैं। मेरा मकसद, मैं फिर से, मेरा कोई कांग्रेस से दुश्मनी नहीं, मेरी कोई बीजेपी से दुश्मनी नहीं, मेरी राहुल गांधी जी से दुश्मनी नहीं, मेरी मोदी जी से दुश्मनी नहीं, मेरी किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे सामने केवल और केवल देश है। मेरा सपना है 130 करोड़ लोगों का मिलके एक अलायंस बनाएंगे। इनके अलायंस, जो ये सारी पार्टियां अलायंस बनाती हैं, मेरे को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 130 करोड़ लोगों का अलायंस बनाएंगे जिसमें डॉक्टर होंगे, वकील होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, किसान होगा, मजदूर होगा, पत्रकार होंगे, वकील, सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। आप एक आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, मैं केवल चुनाव की, मैं आंदोलन, जब देश की जनता आंदोलन करती है और खड़ी हो जाती है, उसके बाद बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देश के अंदर इस टाइम बहुत गुस्सा है, 75 साल का भरा हुआ गुस्सा है लोगों में। जानबूझ के लोगों को गरीब रखा गया है, जानबूझ के लोगों को अनपढ़ रखा गया है। जनता अब अपना हक मांग रही है, या तो उन्हें हक दे दो या जनता बदल देगी। आप राहुल गांधी को विपक्ष की भूमिका में एक कमजोर कड़ी मानते हैं? मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी आपने खुद ही कहा था राहुल गांधी जी को अपनी पार्टी मुबारक, राहुल गांधी जी को अपनी राजनीति मुबारक। अच्छा, आखिर में देखिए, आप कितने भी आप बात करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए इस वक्त एक यूनाइटेड ऑपोजिशन चाहिए, और कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं नजर आ रहा जो अपने बूते पर सारा एक इमेजिनेशन कैप्चर कर लेगा और नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव में हरा देगा। उनको क्यों चुनौती देनी है? भ्रष्टाचार को चुनौती देंगे ना, अशिक्षा को चुनौती देंगे, इस देश की कुरीतियों को चुनौती देंगे। और जनता देती है चुनौती, जनता हराती है। अगर कुछ पार्टियों को ये भ्रम हो गया कि हम मिलके इसको हरा देंगे, उसको हरा देंगे, इस पर हराने और जिताने का काम जनता पे छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, आपके पास देश को आगे ले जाने का एजेंडा क्या है? मैं आपको, ये आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, मैं पंजाब का उदाहरण देता हूँ। पंजाब में सारे अकाली दल सुबह से शाम तक मेरे को गाली देते थे, चन्नी साहब सुबह से शाम तक गाली देते थे, बीजेपी वाले सुबह से शाम तक केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ऐसा। एजेंडा किसी के पास नहीं था। पंजाब को आगे कैसे ले जाएंगे, तुम्हारा क्या एजेंडा है? मैं बार बार कहता था, भाई बादल साहब, बादल परिवार बताए कि क्या एजेंडा है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं। चन्नी साहब के पास, कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं। बीजेपी, मैं जब भी जाता था पंजाब में कहता था मैं तुम्हारे स्कूल ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे अस्पताल ठीक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं एजेंडा लेके जाता था। इनके पास, किसके पास एजेंडा है? कोई देश की बात करता है कभी भी? कोई नहीं करता। बस हम सारे मिलके इसको हराएंगे, हम सारे मिलके उसको हराएंगे। ये जनता राजनीति से पक चुकी है, जनता राजनीति से तंग आ चुकी है। जनता को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, जनता चाहती है देश आगे बढ़े। आखिरी 2 सवाल आप हाँ ना में भी जवाब दे सकते हैं। आप मानते हैं नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता है? अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो जनता तय करेगी। आपकी नजर में? मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को किसी इंडिविजुअल से लेना देना नहीं है, मेरे को किसी पार्टी से लेना वो पॉपुलर है, आपको ऐसा लगता है या नहीं? जनता चुनाव जीतते हैं उनके नाम पर, उनकी पार्टी चुनाव जीतती है। जनता तय करती है यार, जनतंत्र के अंदर जनता तय करती है। किसी की लोकप्रियता या किसी की अलोकप्रियता से कोई देश नहीं आगे बढ़ने वाला यार। मैं फिर से ये कह रहा हूं, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। अच्छा, अगर हैं अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, और आप प्रैक्टिकल आंसर दीजिएगा इसका। आप अभी तक इम्प्रैक्टिकल नहीं दिया मैंने। आप अपने आप को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले वर्षों में देख पा रहे हैं देश की शीर्षस्थ कुर्सी के लिए राजनीति करते हुए, अच्छी पॉजिटिव राजनीति करते हुए देश के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को विजुअलाइज कर पाते हैं कभी? नहीं। आज भी अगर मेरे को मौका मिलेगा, मैं अपने मैं देश के लिए, जैसे मैं पहले झुग्गियों में काम करता था, उस टाइम मेरी जितनी भी सीमाएं थी उसमें काम करता था। ऊपर वाले ने मेरे को मौका दिया, अब जो सीमाएं हैं उसमें काम करता हूँ। फिर ऊपर वाले ने पंजाब में मौका दिया, हम पंजाब में भी काम कर रहे हैं। जहाँ ऊपर वाला जो मौका दे रहा है हम काम कर रहे हैं। मेरे लिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, सत्ता पाना, कुर्सी पाना,
ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। आप इसी बात से समझ जाइए, दुनिया के इतिहास में बता दीजिए कि 49 दिन के बाद किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था पूरी दुनिया में। कोई तो खतरा नहीं था मेरी कुर्सी को, मेरी कुर्सी तो बरकरार थी। एक आदमी का एग्जाम्पल बता, कुर्सी से प्यार नहीं है, कुर्सी से चिपकाव नहीं है।